आपको बता दें इस वक्त हिंदुस्तान भर में जश्न मनाया जा रहा है। जो कार्रवाई की गई है खासतौर से एयर सर्जिकल स्ट्राइक, उधर पाकिस्तान में बौखलाहट है, वहां की सियासी पार्टियां अलग सियासत कर रही हैं, फौज पर दबाव बन रहा है और वहां का मीडिया अपने सबसे निचली स्तर पर, सबसे निचली सतह पर आकर के बात कर रहा है। यह पाकिस्तान की हकीकत है, यह पाकिस्तान की सच्चाई है। इस प्राइम टाइम में मेरे साथ ब्रिगेडियर खजूरिया साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। अमित रैना स्पोक पर्सन है रूट्स ऑफ कश्मीर के और एक कश्मीरी पंडित हैं, उन्होंने झेला है उस दर्द को जो कश्मीरी पंडितों के साथ वहां पर हुआ है, खासतौर से 90 की दहाई में। मेरे साथ अनिल मिश्रा जी हैं, सीनियर सहाफी, लगातार हमारे साथ डिबेट में हिस्सा लेते हैं। कर्नल तेज टिक्कू साहब, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर आप इन्हें हमेशा मीडिया में अलग अलग चैनल्स में देखते हैं, इस वक्त हमारी खुशनसीबी हमारे साथ हैं। और BS सिवाच साहब हमारे साथ हैं, एयर कॉमोडोर हैं और खास तौर से मैं इनसे मिराज 2000 के बारे में बहुत कुछ जानना चाहूंगा। तो बात करते हैं। और मनीष भी हमारे साथ जुड़ गए, मनीष कुमार गुप्ता हमारे साथ हैं, सियासी तज्जियाकार के तौर पर इस वक्त तशरीफ फरमा। मनीष जी, आपका भी स्वागत है। तो खासतौर से हम आपको सेलिब्रेशन की तस्वीरें कुछ दिखाते हैं। लगातार जश्न का माहौल है हिंदुस्तान भर में, लोग आतिशबाजी कर रहे हैं, हाउस द जोश जो हम लिख रहे हैं खासतौर से और दिखा रहे हैं, जो जोश हाई है इस वक्त वो होना भी चाहिए था। ये 12-13 दिनों का एक दर्द था, एक घाव था, कहीं ना कहीं उस पर बड़ा मरहम लगा है। ये भारत की आत्मा पर हमला जिसको हम कह रहे थे वो था और आज लोगों में खुशी है, लोग अपने अपने तरीके से अपनी खुशी का इजहार करें, लेकिन इस जोश में हम बार बार कहेंगे होश नहीं खोना है और अगले कुछ दिनों तक यूं कहें कि हमेशा अलर्ट रहना है, सामाजिक तौर पर भी और खास तौर से अपने सिक्योरिटी फोर्सेस की किसी ना किसी रूप में मदद भी करते रहना है। अपनी कौमी एकजहती को बनाकर रखना ही सबसे बड़ी मदद है मुल्क की, कौम की, मिल्लत की। मैं सबसे पहले BS सिवाच साहब की तरफ जाना चाहूंगा। सर, मिग 2000 अगर हम बात करते हैं, मिराज 2000 माफ कीजिएगा, मिराज 2000, इसकी खूबियों पर एक बार जरूर रोशनी डालिएगा जिनके जरिए इस ऑपरेशन को कामयाब किया गया है। और बड़े मजाक में सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं ऑपरेशन तौबा तौबा, एक वीडियो जारी हुआ था, पाकिस्तान का मीडिया तो बहुत ही निचले स्तर पर चला गया है। उनके पिछले दिनों जो वीडियो जारी हुए थे तौबा तौबा, आप लोग तमाम लोगों ने देखा होगा, वो तौबा तौबा एक बड़ा मजाक का इशू बन गया है और लोग मजाक में इसको ऑपरेशन तौबा तौबा भी कह रहे हैं। तो इसमें कितने बड़ा किरदार मिराज 2000 ने निभाया था? मिराज 2000 हमारी इंडियन एयरफोर्स के पास बहुत ही फॉर्मिडेबल वेपन प्लेटफॉर्म है जो बहुत ही सक्षम है और प्रूवन प्लेटफॉर्म है। आपको याद होगा कारगिल ऑपरेशन में भी मिराज ने बहुत अच्छा कार्य किया था और दुश्मन के बंकर्स को और दुश्मन को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। नाउ मिराज 2000 फोर्थ जनरेशन का मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। मल्टी रोल मीन ये एयर टू एयर भी फाइट कर सकता है, ये एयर टू ग्राउंड भी कर सकता है, ये कैन बियॉन्ड विजुअल रेंज भी कर सकता है दूसरे दुश्मन के साथ। इसमें जो है आपको हर तरह का वेपन सिस्टम मिलेगा, काफ़ी लोड कैरिंग कैपेबिलिटी है वेपन की। आपको एयर टू एयर मिसाइल मिलेंगी, आपको एयर टू ग्राउंड मिसाइल मिलेंगी, आपको लेजर गाइडेड बॉम्ब मिलेंगे, रॉकेट्स मिलेंगे, गन मिलेंगी, तो सब तरह का वेपन प्लेटफॉर्म है। फिर इसमें जो है इसका फायर कंट्रोल रडार जो होता है कि दुश्मन के जो ठिकाने हैं उन पर फायर कंट्रोल और जो एम लेकर जो फायर करते हैं उस वो भी है। इसके पास रडार हैं, इसके पास जो है जैमिंग सिस्टम, राफेल जो आने वाले हैं सर, राफेल इसी का एडवांस रूप है क्या? इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की कैपेबिलिटी है, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी है। राफेल इससे भी एक जो है स्टेप ज़्यादा है, वो 4.5 जो है परफॉर्मेंस फाइटर है और नॉट 5th जनरेशन में 4.5 जनरेशन में, तो वो से और भी एडवांस है। उसका रडार सिग्नेचर बहुत छोटा है, तो रडार सिग्नेचर छोटा होने के कारण जो दुश्मन को जो है वो चकमा देकर उसके ऊपर जाकर बमबारी कर सकता है और अटैक कर सकता है और दुश्मन को रडार जो है उसको डिटेक्ट नहीं कर सकेंगे। तो ये सब कैपेबिलिटी जो है मिराज 2000 में भी है, जो कि लेकिन उसका रडार दो साइज छोटा है आपके राफेल से, तो राफेल थोड़ा बड़ा है, मिराज 2000 थोड़ा छोटा है, तो उसका रडार सिग्नेचर कम है
और लेकिन इसके ये जो है- बरखिलाफ सर पाकिस्तान के पास क्या सलाहियत है? अगर हम फजाइया की बात करते हैं, एयर डिफेंस की बात करते हैं, और जो जिस तरह का उनकी धमकी आ रही है, जिस तरह की उनकी तरफ से कहा जा रहा है, उनकी दबाव में उनकी सरकार कह रही है कि हम हिंदुस्तान पर, हालांकि कटोरा लेकर दुनिया भर में हाथ फैलाने वाला मुल्क, कह रहे हैं हम भी फजाइया स्ट्राइक करेंगे, यानी एयर स्ट्राइक करेंगे सर्जिकल। ये उनके जरिए मुमकिन है क्या? और अगर उनके पास है कौन सी सलाहियत, खासतौर से एयर की अगर हम बात करते हैं तो? देखिए, पाकिस्तान के पास F-16 है, वो भी काफ़ी पोटेंट वेपन प्लेटफॉर्म है। और अभी उन्होंने चाइना और पाकिस्तान मिलकर जो है एक एयरक्राफ्ट बना रहे हैं JF-17। लेकिन वो JF-17 जो है वो प्रेजेंट जनरेशन का कह सकते हैं, और हमारा जो तेजस है वो उससे सुपीरियर है, और वो फ्यूचर जनरेशन का है। तो हमारे जो है दो एयरक्राफ्ट हैं, मिराज 2000 है, Su-30 है, Sukhoi-30 है, और MiG-29 है, ऐसे जो और जगुआर्स हैं। तो इनके मुकाबले में पाकिस्तान के पास कोई फॉर्मिडेबल वेपन प्लेटफॉर्म नहीं है, सिर्फ F-16 की। और F-16 को भी हमारे जो मिराज 2000 हैं, या हमारे Sukhoi-30 हैं, या MiG-29 हैं, वो आराम से उसको जो है टैकल कर सकते हैं। और सिर्फ वेपन प्लेटफॉर्म की बात ही नहीं है, हमारे जो जांबाज पायलट्स हैं, जो कि बहुत ही हाईली ट्रेन हैं, बहुत ही स्किलफुल हैं, इन्होंने अपना कर्तव्य दिखाया। जब इंटरनेशनल एक्सरसाइज होती हैं तो उसमें जो है F-16 के साथ उसको मुकाबले में डाला गया था, Sukhoi-30 वगैरह को, और उसमें जो है हमारे Sukhoi-30 जो उससे मच बेटर साबित हुए, उन्होंने F-16 को घेरे में ले लिया और उसको डाउन कर दिया। तो हमारे Sukhoi-30 और MiG-29 और मिराजेस बहुत ही केपेबल वेपन प्लेटफॉर्म। सर मुझे ये भी थोड़ा सा समझा दीजिए, खासतौर से हमारे जो तैयारों ने जो ये खासतौर से एयर सर्जिकल स्ट्राइक की है, ये बहुत मुश्किल काम था। वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं उनका एयर डिफेंस सिस्टम भी काम कर रहा था, वो भी अलर्ट पर थे। ऐसे में इतनी अंदर तक जाना, दहशतगर्दों के अड्डों को तबाह करना और वापस सही सलामत लौट आना कैसे मुमकिन हुआ होगा? और इसके पीछे मतलब कौन सी ट्रेनिंग ऐसी काम करती है जिसके चलते इतना बड़ा काम अंजाम दिया गया ऐसे समय में, जबकि वो अलर्ट थे और उनके एयर स्पेस में घुसना अपने आप में बहुत, और वो तो इसी फिराक में थे या इसी तैयारी में थे कि ये सर्जिकल स्ट्राइक ट्रू जमीनी होगी। बिल्कुल आपने सही फरमाया। ये बहुत ही मोस्ट चैलेंजिंग, मोस्ट फॉर्मिडेबल, हाई रिस्क और जो है हाई प्रेस्टीज जो है ऑपरेशन था, जिसमें ग्राउंड पर तैयारी करना बहुत ज़रूरी था। आपको मालूम है कि 14 तारीख से ही जब टेररिस्ट स्ट्राइक हुई थी और हमारे 46 के करीब जो है CRPF के नौजवान शहादत में चले गए थे, उसके बाद से ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मिलिट्री को ज़रूर उन्होंने डायरेक्शन दिए होंगे और तब से तैयारियां शुरू हो गई होंगी। उसमें पायलट्स की ट्रेनिंग, पायलट की फैमिलाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ करेक्ट टाइप, जो बिल्कुल सही टाइप का जहाज़ है, क्योंकि मिराज 2000 जो है प्रूवन एयरक्राफ्ट है, इसका पिन पॉइंट एक्यूरेसी से इसके टारगेट जो है इसने इंगेज किए हैं पहले भी और अभी इस ऑपरेशन में किए हैं, इसलिए मिराज 2000 को सिलेक्ट किया गया। उसके बाद जो है दूसरे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज को इन्वॉल्व किया गया, राइट, PMO, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज, DRDO, और फिर ड्रोन को भी इस्तेमाल किया गया। फिर अपने मुखबर जो हमारे कॉन्टैक्ट्स होंगे पाकिस्तान के अंदर, उनसे भी इंफॉर्मेशन ली गई, तो सबसे पूरा सर्विलेंस पर रखा गया। उनके पूरे रडार कहाँ पर हैं, पूरे एयर डिफेंस कहाँ पर हैं, इन सब को मुद्देनज़र देख के थे। और वो शोल्डर फायर्ड मिसाइल भी फायर कर सकते हैं। लेकिन आपको एक और इंटरेस्टिंग बात इस ऑपरेशन में है कि ऐसे समय को चुना गया था जिसको सर्केडियन, हमारे एविएशन टर्मिनोलॉजी में सर्केडियन लॉ कहते हैं। सर्केडियन लॉ मतलब रात के 1 बजे से सुबह के 6 बजे तक जो है ज़्यादातर मोस्ट ऑफ दी वर्ल्ड में जो है इंसान होते हैं वो सो जाते हैं, वो अलर्ट नहीं होते। और ये जो है टाइम 3:30-4 बजे का, अगर कोई जागता रहा 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया ना, इन्होंने 3:30 और 4 के बीच में जो है अटैक किया है। तो इस समय जो है दुश्मन के ज़्यादातर आदमी सो गए होंगे, थक गए होंगे। उसके बाद ये सब प्लानिंग, प्रिपरेशन, कोऑर्डिनेशन और ट्रेनिंग, ये सब को मुद्देनजर रखते हुए, क्योंकि फॉर्मिडेबल डिफेंस जो है पाकिस्तान की भी है, उनके भी रडार्स एक्टिव होंगे, उनकी एयर डिफेंस भी एक्टिव होगी, उनके जहाज भी जो है वो रेडीनेस पर होंगे। और उसमें आपने एक ट्वीट पढ़ा होगा, उसमें लिखा हुआ है, वो काफ़ी वायरल हो रहा है कि
अब हम आराम से सो सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स अलर्ट है जी। और ये उन्होंने हटाया भी नहीं। हाँ, ये सुबह भी नहीं हटाया उन्होंने। हटाया कमाल भी की नहीं। एयरफोर्स है पाकिस्तान की जी। और अब मजाक ये उड़ रहा है कि रोशनी की दिक्कत थी, इसलिए भी हम कुछ और जवाब नहीं दे पाए। ये भी अब मजाक में भी शायद हो रहा हो, या हो सकता है ये भी वो सच्चाई हो वहां की। एब्सोल्युटली राइट। सो देखिए, उनको कोई मौका ही नहीं मिला है। वो मेरे ख्याल में तो झूठ बोल रहे हैं कि उनके एयरक्राफ्ट एयरबोर्न भी हुए हैं। कोई चांस नहीं था, बिकॉज हमने जो है इतना स्विफ्ट मूवमेंट किया है। और इसके अलावा जो हमारी फॉर्मेशन गई थी, जैसे ही वो पाकिस्तान की पॉक ऑक्युपाइड कश्मीर में दाखिल हुए हैं, वो एकदम से लो लेवल पर चले गए हैं ताकि रडार को डिटेक्शन अवॉइड कर लें। रडार जैमर्स के लिए हमारे एयरबोर्न एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के एयरक्राफ्ट, फिर जो है Su-30 वो उनके ऊपर थे। जो उनको अगर कोई उनका जहाज एयरबोर्न भी होता, उनको हिम्मत नहीं होती कि Su-30 और मिराज के सामने आ जाए। F-16 अगर एयरबोर्न भी हुए तो डर कर भाग जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये जो है तुम्हें आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो ऑपरेशन बहुत ही अच्छी तरह कोऑर्डिनेट था, बहुत ही सब एजेंसी की जो है सपोर्ट ली गई थी, सब चीजें सर्विलेंस में रखी हुई थी। अच्छा, मजे की बात और हो रही थी सर, सुबह से पाकिस्तानी मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा था कि आए तो थे हिंदुस्तानी जहाज आए थे, लेकिन हमारी बहादुर अफवाज ने उनको खदेड़ा तो वो वापस लौट गए। उसके बाद वहां का पार्लियामेंट इकट्ठा हो जाता है, वहां के पार्लियामेंट में मजम्मत शुरू हो जाती है, शेम होने लगता है इमरान खान सरकार के खिलाफ। मतलब उन्हीं का मीडिया जो प्रोपेगेंडा कर रहा था कि कुछ नहीं हुआ, उनकी पार्लियामेंट ये साबित कर देती कि जी बहुत कुछ हो गया है, इसलिए आनंद फानंद में करना पड़ा। मैं आपको एक चीज इसका बता देता हूं। देखिए क्या हुआ, पाकिस्तान ने सोचा, पाकिस्तान के जो हुकूमत करने वाले हैं, खासकर आर्मी, क्योंकि इन इलाकों में तो आर्मी ही ज्यादा डिप्लॉयड होती है, उन्होंने ये सोचा था इस बार भी हम वही गेम खेलेंगे जो सर्जिकल स्ट्राइक के समय हुआ था। वो ग्राउंड से हुआ था, शैलो रेंज में हुआ था, 4-5 किलोमीटर में हुआ था, और वहां पर ज्यादा सिविलियन पॉपुलेशन नहीं है। आतंकवादी मर गया, वो फैक्ट्री से निकला हुआ वो मर गया, तो उन्होंने बोला कि हमारा कोई मरा नहीं, तो किसी को पता नहीं चला। और कैजुअलिटीज भी इसके मुकाबले 30-40 के करीब थी, तो ज्यादा पता नहीं चला। लेकिन क्या हुआ, जैसे दिन बढ़ता, एक्चुअली पाकिस्तान ने जो पहले स्टेटमेंट देंगे तो वहां पर डिनायल मोड में आ चुके थे वो। लेकिन जब 11-12 बजे पार्लियामेंट शुरू हुआ, पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू हुई, तब तक 200-250 लोग जो इसमें हलाक हो चुके थे, तो उन्होंने उस टाइम, वो मोस्ट ऑफ देम पंजाब के रहने वाले हैं, और जब वहां उनके घर वालों को पता चला होगा इतने सारे मर गए हैं, तो एकदम से वो अपने पॉलिटिकल वो स्टोरी बन गई, मीडिया की स्टोरी बन गई। जब वो मीडिया की स्टोरी बन गई तो ऑटोमेटिकली पार्लियामेंट में हंगामा शुरू होने लगा। इस वजह से आप देखेंगे कि पार्लियामेंट का सेशन होने के बाद जो शेम हुआ, उसके बाद पाकिस्तान का रुख और उनकी स्टेटमेंट जो है अलग से आने, मतलब झूठ भी बोलने का एक तरीका होता है, वो तक पाकिस्तान को नहीं आता है। सुबह कुछ, दोपहर बाद कुछ, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था, बदहवासी हो गई। और जिसको कहते हैं ना, अमित रैना जी ठोक दिया। मैं आपका दर्द समझ रहा था, आप कश्मीरी पंडित हैं अमित रैना जी, आप मेरे साथ पिछले हफ्ते थे, हमने बात की थी किस तरह से आपने भुगता है, और आज भी आप लोग अपने कश्मीर जाना चाहते हैं, वहां रहना चाहते हैं। ये पाकिस्तान की शरारतों की वजह से हुआ है, वहां के प्रोपेगेंडा के चलते हुआ है आप लोगों के साथ। कैसा लग रहा है ये ठुकाई जो हुई? नहीं, हर भारतीय को गर्व हुआ होगा आज। नहीं, आपको इसलिए मैं पूछ रहा हूं सर, ये दर्द आपका कुछ ज्यादा गहरा था ना सर, इसलिए। देखिए, हम सब भारतीय हैं, मैं कश्मीरी तो बाद में हूँ, पहले भारतीय हूँ। हर भारतीय को गर्व हुआ। सवेरे उठते ही कल शाम को मैं एक डिबेट में बैठा, तो शाम को बड़ी देर तक डिस्कशन होती रही एंकर से, और मैंने कहा कुछ ना कुछ तो होना है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और सुबह आंख खुली, सवेरे 6 बजे आंख खुल गई। मेरे एक मित्र श्रीनगर में थे, बोले यार मुझे ऑफिस आना पड़ा, और मेरी आंख खुल गई और पता चला इतने में खबरें स्ट्राइक की आनी शुरू हो गई। मगर आप सर्जिकल स्ट्राइक, और अभी DGISP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है पाकिस्तान में, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि इट इज नाउ इंडियाज टर्न टू वेट, गेट रेडी फॉर आवर सरप्राइज। और उसके बाद उन्होंने कहा कि, उससे पहले जो उन्होंने कहा था कि आपने हमें सरप्राइज करने से, यू फेल टू सरप्राइज अस बिकॉज वी कन्फ्रंटेड यू एट द 3 points एंड यू रैन अवे। Now wait for our surprise and we will respond differently. अब जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी और आज जो एयर सर्जिकल स्ट्राइक करी, उसमें पाकिस्तान का रिस्पॉन्स बड़ा फर्क रहा है सुबह से। सर्जिकल स्ट्राइक में उन्होंने डिनाई किया कि कुछ नहीं हुआ है। आज उन्होंने कहा हाँ जी, इंडिया ने लाइन क्रॉस करने की कोशिश करी, मगर हमने उनको वापस
भगा दिया। उन्होंने बम फेंका है, वो फटा नहीं है, छोड़ वो ये के दिखा भाग रहे थे गए। सुबह से। जी जी, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। तो इस बार उन्होंने अपने ऑप्शंस खुले रख दिए। उन्होंने ये डिनाई कर दिया, क्योंकि आप ये कह तो नहीं सकते कि इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान के बीच में घुसकर पाकिस्तानी आर्मी के ट्रेनिंग स्कूल के पास से निकलकर अटैक करके चली जाती है और कुछ नहीं हुआ। बट उन्होंने इस बार अपने ऑप्शन खुले रख लिए कि आपने हमारा बॉर्डर क्रॉस किया है, आप कुछ नहीं कर पाए। ये बड़ा ही डिफरेंट स्ट्रेटजी रहा है पाकिस्तान का सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर। और इसको और अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है शाम को, उसमें जो स्टेटमेंट आया है वो एक ओपन ये रखता है, क्योंकि अगर वो डिनाई करते कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ है, ये झूठ बोल रहे हैं, तो रिटेलिएट नहीं कर सकते थे। आज उन्होंने वो विंडो खुली रखी है, इसलिए हमको और चौकस रहना पड़ेगा कि क्या होने वाला है। तो इसलिए पहले भी मैं ये कह रहा था कि हमें पाकिस्तान को मिलिट्रली सॉल्यूशन के अलावा भी बाकी फोरम्स में भी घेरे में लेना पड़ेगा, उनको उनके हाथ बांधने पड़ेंगे, क्योंकि आपने 300 तो मार दिए, 300 आपने मारे, फैक्ट्री से प्रोडक्शन निकल रही थी, कंसाइनमेंट खत्म कर दिया आपने। बट फैक्ट्री तो पाकिस्तान स्टेट इटसेल्फ है, पाकिस्तान की आर्मी है, और जब तक आप उनके उस फंडिंग को बंद नहीं करेंगे कि आर्मी के पास पैसा ही नो अपनी सोल्जर्स को तनख्वाह देने के लिए, टेररिस्ट क्या पालेंगे वो, जब तक आप उसको स्टेट में नहीं लाएंगे, ये युद्ध लंबा चलेगा। ये युद्ध लंबा चलेगा और हर लेवल पर इसको लड़ना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है, ये शुरुआत है, हम इसको मान सकते हैं, लेकिन इसको लंबा लड़ना पड़ेगा। कैसे देखें ब्रिगेडियर खजूरिया इस लंबी लड़ाई को, कैसे देखें? ये हो सकता है 10 साल, 20 साल, 50 साल चले, ये अब जो हुआ है नए सिरे से चले। जो हो रहा था वो तो ठीक था, ये क्या नए सिरे से चलाने की अब जरूरत है? देखिए, हमें जो मेन चीज है कि पाकिस्तान को इस तरीके से आइसोलेट करे कि अगर ये लंबी लड़ाई चलनी है तो फिर रोज रोज का ये जो स्ट्राइक्स और जो जंग है वो एक रिस्ट्रिक्टेड होती है। वो इतनी जंग इतनी देर तक लड़ना थोड़ा दोनों देश के लिए मुश्किल होता है। हम तो लड़ भी पाएंगे, पाकिस्तान नहीं लड़ पाएगा। मेरा ये मानना है कि इस वक्त वो साथ साथ में जो एक्टिविटी करनी जो बहुत जरूरी है कि इकोनॉमिकली हमें पाकिस्तान को पूरा का पूरा आइसोलेट करके इस तरीके से बना दें कि पाकिस्तान जो है वो उसके पास हथियार लड़ने को तो क्या, अपने पास खाने के लिए पैसे ना रहे। ये बहुत जरूरी हो गया है इस वक्त। क्यों कि और ये आसान भी बना सकते हैं, क्योंकि हम ये स्टेट पे पाकिस्तान को ला सकते हैं कि कोई भी देश हमारे साथ जो अगर उसने व्यापार करना है तो वो पाकिस्तान से व्यापार नहीं करेगा। ये हम अगर कह दें, हमारा 200 देशों के साथ व्यापार है और मेजर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम उन देशों से करते हैं, वो हमारे से पैसा कमाते हैं। अगर उन 200 देशों को कहा दिया जाए कि हम आपके साथ बिजनेस नहीं करेंगे, अगर आप पाकिस्तान के साथ करोगे, तो पाकिस्तान को मेरा ख्याल है बहुत ही कम अरसे में उसके घुटने टिकवा सकते हैं। बहुत ये एक बात जो है। और मिलिट्री वाला जो दबाव वो तो चलता ही रहेगा, उसको उसमें कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन इस तरीके से पाकिस्तान को बिल्कुल घुटने टिकवा देंगे कि वो खुद कहे कि मेरे साथ मुझे माफ कर दिए, मैं आगे आपसे बिल्कुल नहीं लड़ सकता, आओ बात करें, आप जो चाहते हैं मेरे से ले लो, मेरे को हमारे लोगों को रोटी दे दो। कल परसों तक मनीष गुप्ता जी, पाकिस्तान यही कह रहा था, इमरान खान कहते एक मौका और दो, शांति बनाने का एक मौका और दो। उनको समझ में आने लगा था कि ये हर तरफ से मार है और ये लंबी पड़ेगी। अभी तक तो ये चल रहा था कि नजरअंदाज कर रहे थे, चलो ठीक है, लेकिन अब जो है मार पड़ रही है और खूब पड़ रही है। लेकिन हमने आज भी नहीं बख्शा और आज तो घुस के मारा। लेकिन खास तौर से अगर हम देखें तो बौखलाहट पाकिस्तान की आपको क्या लगता है, कहां तक जा सकती है, ये जरूर बताइएगा। और आगे हमारे यहां से और क्या होने जा रहा है, नया क्या इशारे हैं? 35 को लेकर भी कुछ हो सकता है क्या बहुत जल्द? इसमें कोई बौखलाहट नहीं है, ये पाकिस्तान के ऊपर जो इंटरनेशनल प्रेशर है उसका नतीजा है। ये उसके जो सपोर्ट कंट्री हैं, जैसे चाइना है या अमेरिका भी उसको सपोर्ट करता है, उन सबका प्रेशर है कि आप इस तरह शांति की बातें करिए, ठीक है। इसलिए ये उनकी बौखलाहट नहीं है, उनकी मजबूरी है और हमें इस मजबूरी को समझना होगा। कर्नल खजूरिया साहब की मैं बात सुन रहा था, उन्होंने कहा था इकोनॉमिकली पाकिस्तान को तोड़ना होगा, लेकिन मेरी राय में फाइनेंशियली इतना आसान नहीं है। अगर हम किसी भी कंपनी को या किसी भी कंट्री को अगर ऐसा कहेंगे कि हम इनको, आप या तो हमसे बिजनेस करिए या आप हमसे बिजनेस उनसे करिए, तो ऐसे में हो सकता है 4 में से 1 कंपनी हमारे साथ बिजनेस ना करके उनके साथ करे, तो ऐसे में हिंदुस्तान को भी बिजनेस का नुकसान होगा जी। बल्कि हमें इसके अलावा कोई दूसरा सोचना होगा। और रही बात
आर्मी के पास पैसे की कमी होने की, तो ऐसा भी आसान नहीं है। क्योंकि देखिए, जैसे भारत में आर्मी सिर्फ इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड पर जिंदा है, सैलरी इंडिया के रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आती है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस खुद करता है, सीमेंट से लेके जूते तक पाकिस्तान खुद बनाता है। पाकिस्तान की आर्मी, जी हाँ, पाकिस्तान की आर्मी खुद बनाती है। तो ऐसे में पाकिस्तान की आर्मी को धन की कमी आसानी से होगी, ऐसा संभव नहीं है। मैं इसमें ये सोचता हूं, जैसा आपने कहा नया क्या होने वाला है, आमतौर पे मैं ये आज सुबह से ये एक नैरेटिव और टाइमलाइन देख रहा था कि बदला पूरा हो गया है। ये बदला पूरा नहीं हुआ है। किसी को एक थप्पड़ मार देने से बदला पूरा नहीं हो जाता। ये 70 साल से पाकिस्तान ने हमें जो चोटें और तकलीफें दी हैं, इनका जवाब एक बदले से नहीं होगा। ऐसे लगातार कई स्ट्राइक करने होंगे, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या फाइनेंशियल अटैक हो या इस तरह के एयरफोर्स के अटैक हों। ऐसे अटैक लगातार करने होंगे और पाकिस्तान को यह महसूस कराना होगा कि ये 1 बाय 1 नहीं है कि एक आपने चाल चली और एक हमने चाल चल दी। नहीं, लगातार उन्होंने अगर एक चाल चली तो हिंदुस्तान की तरफ से 40 चाल चलेंगी। जैसे मोदी जी ने कहा, एक के बदले 10 सिर लाएंगे। अगर ऐसी स्थिति अगर क्रिएट होगी, तब जाके पाकिस्तान डर में आएगा। उसको ताकत से ही डराया जा सकता है। अगला कदम क्या हुकूमत का आप देख रहे हैं? क्या 35A को लेकर भी कश्मीर की इस खास तौर से कश्मीर, जी सर, जी देखिए मेरा पर्सनल व्यू है कि 35A और चुनावी स्थिति को देखते हुए कश्मीर देखिए है नहीं, लेकिन जो हमारा इंटरनल इशू है, उनका पाकिस्तान से कोई लिंक नहीं है। 35A के एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। नहीं, एज अ कश्मीरी पंडित आप भी क्या इसके खिलाफ हैं क्या अमित जी? 35A के और 370 के? मैं 370 के खिलाफ है या नहीं है, उसके फेवर में? एज अ भारतीय बिल्कुल चाहूंगा कि एक निशान, एक प्रधान, एक विधान चले पूरे देश में, और उसको लेकर 370 35A के खिलाफ। बट मेरा व्यू अकेला व्यू नहीं है, इसमें डिफरेंट व्यूज हैं, जिसके अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। और हमें इसको पाकिस्तान के कंपैरिजन में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि 35 हमारा अपना इंटरनल इशू है, बिल्कुल देश के हित में नहीं है, बट उसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जहनी तौर पर इसने अलग किया, कहीं ना कहीं कश्मीरियों को अलग किया। अगर हम सिर्फ घाटी के लोगों की बात करें तो उनको कहीं ना कहीं जहनी तौर पर इसने अलग कर रखा है, और यही तो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को ताकत देता फिरता है। फिर वो कहीं ना कहीं हम अपनी गड़बड़ियां कराने की नहीं, देखिए 35 बहुत छोटा मसला है। अगर हम कहेंगे कि 35 यही कारण रहा है, नहीं, कारण नहीं रहा है, लेकिन अगर ये बयार चल पड़ी है तो क्यों ना इस दिशा में भी सोचा जाए, क्योंकि मांग तो उठती रही, और जिस पार्टी की इस वक्त हुकूमत है उनका कोर इशू तो था ना। देखिए 35A रिमूवल हमारा 70 साल से डिमांड है। जो आज की रूलिंग पार्टी है, उसका तो जन्म ही 370 को लेकर हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडर मर्डर हुआ उसी को लेकर। 70 साल की डिमांड है, इसको मॉडिफाई करना, इसको रिमूव करना। सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस केस है, और मुझे पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट के लर्न जजेस सही डिसीजन लेंगे, देश हित में डिसीजन लेंगे। ठीक है सर। पाकिस्तान, जैसा कि हमारे डिफेंस के एक्सपर्ट भी बोल रहे हैं कि प्रोपेगेंडा ज्यादा करता है, प्रॉक्सी वार ज्यादा करने पर यकीन रखता है। समाजी सतह पर मैं देख रहा था, आप बाकी टेलीविजन चैनल्स पर भी आप समाजी सतह पर हमें एक और मजबूत रहने की बार बार हिदायत दे रहे हैं। क्या थ्रेट है सर? क्या लगता है, ऐसा क्या हो सकता है जिससे कि ताना बाना यहां पर पाकिस्तान बिगाड़ सकता है और पूरा ध्यान डाइवर्ट कर सकता है? नहीं, देखिए, इसको आप इसका ब्लेम पाकिस्तान पर न करें। हम कल से इतनी बड़ी बात हुई, पूरे देश को इतना बड़ा गर्व हुआ, लेकिन आज अगर आप देखें तो सोशल मीडिया हो, या मैं उससे आगे बढ़ के बात बताता हूं, आम जनता को छोड़िए। अभी आपने ही टीवी पे आधे घंटे पहले जम्मू के एक भाजपा के नेता का बाइट चलाया, तो देखिए उन्होंने बखान तो किया, लेकिन उन्होंने एक लाइन जो प्रयोग की कि कांग्रेस, एनसीपी और 2-4 पार्टियों की गद्दार है। तो मैं नहीं समझता कि ये माहौल इस वक्त है कि इस तरह की बातें की जाएं। ऐसे वक्त पर आदमी दुश्मन को भी गले लगा लेता है अगर वो फायदे में दिखता है। तो हम तो एक भारत के नागरिक हैं, एक देशवासी, और जहां वो विपक्षी पार्टियां, कोई भी पार्टी हो, या पार्टी तो छोड़ दीजिए, जिन जिन पर उंगली आज तक उठाई जाती थी, मैं बहुत खोल के बोल रहा हूं, शायद आप मेरे सभी लोग उस संकेत को समझें कि जहां पर एक इनडायरेक्ट वे में एक उंगली उठाई जा रही थी। अगर आप देखें तो पुलवामा अटैक के बाद से
पूरा देश किस तरह एक हुआ था, किस तरह सबने इसका विरोध किया था पुलवामा अटैक का, और आज की घटना के बाद किस तरह गर्व से सभी का मस्तक ऊपर हुआ है, सीना चौड़ा हुआ है। तो हमें ये चीज बना के रखनी है। अगर मोबाइल पर या व्हाट्सएप पर जिस तरह के मैसेजेस, वो देखिए समाज में तरह तरह के लोग होते हैं, कुछ बहुत छोटी मानसिकता के लोग होते हैं, इसी में वोट की भी राजनीति अगर चला लेंगे, इसी में पार्टी की राजनीति भी चला लेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें आपस में ही एक कटुता पैदा होगी। अभी तो सबसे पहले हमारी सख्त जरूरत है, जो इतनी बड़ी खुशी मिली है, इस खुशी की मिठास को हम एक होकर और बढ़ा लें, न कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके इसमें कहीं से उस मिठास में कमी लाएं या समाज में कहीं कटुता का देखने का। और निश्चित रूप से पाकिस्तान ने, अगर आप ध्यान दें तो कल भी, आज सुबह से 2 बार बयान दे चुका है, वो एक खास वर्ग, खास धर्म का नाम लेकर बार बार कुछ इनडायरेक्ट और डायरेक्ट बातें कहना चाह रहा है। ये ऐसा नहीं है, बहुत खुल के बोलना पड़ेगा, ये समस्या है हमारे देश में। कुछ बाकी लोग हैं जो इसका फायदा उठा सकते हैं। हमें यहां पर जो आपका प्रश्न है वो ये है कि हम खासकर देशभक्त हैं, लगभग 99% कहा जाए, तो हमको अभी बहुत धैर्य के साथ, बहुत एकता के साथ रहना है कि अगर वो 1% कहीं बहकने की कोशिश करे या उनको कोई बहकाने का प्रयोग करे और उनके झांसे में आए, तो हमारी 99% लोगों की ऐसी ताकत होनी चाहिए कि हम उनको भी न बहकने दें। क्योंकि देखिए, कहा गया है ना कि अगर एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, तो हम उस माहौल को भी रोकने का प्रयास करें, क्योंकि इसको भी जीत ना माना जाए। ये एक आगाज है, हमारे देश ने ट्रैक चेंज किया है, हमारा मूड चेंज हुआ है। जहां कल तक हम पाकिस्तान की तरफ टुकटकी लगाए बैठे देखते रहते थे कि वो क्या करने वाला है, आज हमने उस सीन को पलट दिया। अगर याद हो तो मैं कह रहा हूं, पिछले 30 सालों से पाकिस्तान हमसे युद्ध कर रहा था, जिसको हम आतंकवादी हमला कहते थे, हकीकत ये था कि वो युद्ध था। पाकिस्तान अपनी शर्तों पर, अपनी बताई जगह पर हमारे देश में घुसकर हमारे ही हथियारों से, हमारे ही लोगों से हमसे लगातार युद्ध कर रहा था। आज जाके वो स्थिति बदली है। आज हमने उनको एहसास कराया है कि अब हम अपनी शर्तों पर, तुम्हारे देश में घुसकर, तुम्हारे लोगों के द्वारा तुमको मारकर हम युद्ध का आगाज कर रहे हैं। तो ये जो एक परिस्थिति बदली है, आज उसका प्रथम दिन है। अभी आगे ऐसा नहीं समस्या हल हो गई है। देखिए, समस्या इतनी जटिल है कि इसको हल होने में अभी टाइम लगेगा। इस तरह के स्ट्राइक रेट नहीं, और भी स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ेगी। तो हमें, जैसा अगर याद हो, 2 साल पहले हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उस वक्त भी देश में ऐसा माहौल बना था, लेकिन उसके बाद देखिए घटनाएं किस तरह हुई, किस तरह हम किस मोड़ पर आकर खड़े हुए। आज हमें मजबूर होना पड़ा कि इतना बड़ा हमें कदम उठाना पड़ा। तो इस बार वो गलती ना होने पाए, न सरकार से, न सेना से, और न हम देशवासियों से। इसके लिए हमें अलर्ट रहना है, एकजुट रहना है। और देखिए, युद्ध केवल सेना नहीं लड़ती है, युद्ध केवल देश नहीं लड़ता है। सेना के पीछे जो देश की जनता की एकता की ताकत होती है, जो आवाज होती है, जो एक भावों का आदर सम्मान के साथ वो सपोर्ट होता है, वो शायद मैं समझता हूं हथियारों से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। तो आज देश को उसकी जरूरत है। आम जनता को इस चीज को समझना है। और उसमें सबसे बड़ी बात, एक लाइन और कहूंगा, कहीं न कहीं सबसे महत्वपूर्ण रोल हम मीडिया वालों का है। उसमें टीवी भी है, प्रिंट भी है, इलेक्ट्रॉनिक भी है। हमको बहुत न पीतुली, न जोश में आकर किसी तरह की भड़काने वाली बातें, चाहे वो पाकिस्तान को हो या भारत के अंदरूनी में, हमको बहुत समझदारी से काम लेना है, जिससे हम एक पॉजिटिव रास्ते पे बढ़ें, समस्या के समाधान की तरफ बढ़ें। आएंगी, अभी समस्याएं आएंगी, और उनसे 2-4 होने के लिए हमें तैयार, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से, सारे फील्डों में रहना तैयार रहने की जरूरत है। कर्नल तेज टिक्कू साहब, आज वजीर आजम को हम देख रहे थे, दिन भर वो अपने काम निपटा रहे थे, जो उनके प्रोग्राम थे, शेड्यूल थे, उसको करा। उन्होंने मेट्रो में, वो अक्षरधाम मंदिर गए, रास्ते में लोगों से मिल रहे थे मेट्रो में। बहुत ही आसान दिखाने की, अपने आप को दिखने की कोशिश की जाती थी, सहज दिखाने की कोशिश की जाती थी, जबकि इतना बड़ा काम हम कर चुके थे। कैसे देखते हैं इस पॉलिसी को? कहीं ना कहीं यही जो बात अनिल जी कहना चाह रहे हैं कि सबको सहज रखने की कोशिश लगातार बनी रहनी चाहिए। कोई बहुत ज्यादा जोश खाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे और भी पड़ाव आएंगे, इसलिए सहजता बहुत जरूरी है। सर देखिए, हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है हम, और यहाँ हम अपनी सरकार को लोग चुनते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारी डेमोक्रेसी पिछले 2 या 4 साल से चले, 70 साल से, जब से हम आज़ाद हुए हैं, यहाँ पर डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन अब एम्बेड हो चुका है। और जो भी प्रधानमंत्री बनता है, जो भी पार्टी हुकूमत में आ जाती है, उसके कंधों पर पूरे देश का बोझ होता है जी।
क्योंकि उसने सत्ता को किसी कहीं और से मिलिट्री ताकत से तो नहीं लिया होता है, वो देश ने उसको इलेक्ट किया होता है। और आज जब प्रधानमंत्री अपने काफ़ी कार्यक्रमों में व्यस्त थे, मैं अंदर से सोच रहा था कि भाई इस आदमी के ऊपर क्या गुजर रही होगी कि जिसके ऊपर पूरे देश की उम्मीदें हैं और जिसके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जब जिमी कार्टर प्रेसिडेंट अमेरिका के थे जी। और अमेरिका के कुछ लोगों को ईरान में हॉस्टेज बना रखा था, तो उन्होंने एक मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट किया था। जो मिलिट्री ऑपरेशन नाकामयाब हुआ, उसमें दोनों हेलीकॉप्टर जो कमांडोज को लेकर जा रहे थे वो क्षतिग्रस्त हो गए और ख़त्म हो गए, और काफ़ी सारे उनके ट्रूप्स जो है वो मर गए थे उस एक्सीडेंट में। और 1-1.5 साल के बाद इलेक्शन था और जिमी कार्टर पहला प्रेसिडेंट था काफी सालों में जो दूसरी बार इलेक्ट नहीं हो पाया। तो आप इस सतह पर पहुंच के आपके ऊपर इतने सारे बोझ हैं, देश आपको देख रहा है, आपको ये भी नहीं किसी को बतलाना अपने इमोशन से कि मैं घबराया हुआ हूं, आपने पॉजिटिव रहना है। ये आप में ही बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से कंडक्ट किया। उन्होंने पेसिमिज्म नहीं दिखाया, जोश की हालत में दिखाई दिए। हालांकि मुझे मालूम है कि उनके ऊपर कितना दबाव होगा, क्योंकि कल पाकिस्तान क्या कर रहा है कोई भी नहीं जान सकता है। ये आफ्टर ऑल हमने भी उनको सरप्राइज किया आज, वो भी हमें सरप्राइज कर सकते हैं, क्योंकि बॉर्डर इतना लंबा चौड़ा है, 750 किलोमीटर तो आपका लाइन ऑफ कंट्रोल ही है। फिर उसके बाद आप लाइन ऑफ कंट्रोल जहां खत्म होती है कालूचक के पास, वहां से आप नीचे चले जाइए, तो पूरा बॉर्डर ही बॉर्डर है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इन परिस्थितियों में भी प्रधानमंत्री ने अपने आप को अच्छी तरह से कंडक्ट किया और देशवासी में एक भावना, कॉन्फिडेंस का जो मैसेज दिया, वो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा था। ना अब जब हम दूसरी बात ये आ रही है, बहुत अच्छी बात करी यहाँ पर, हमें ज्यादा भावनाओं में नहीं आना चाहिए कि डोल बजा, अभी तो शुरुआत है ये, और ये शुरुआत जो है ये कहाँ खत्म होगी ना हमें मालूम है और ना शायद पाकिस्तान को भी मालूम है, क्योंकि वॉर जो है वो डिजेनरेट हो सकता है। डिजेनरेट का मतलब है आपका कंट्रोल उस पर कभी खो सकते हैं आप। जी जी। वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1 कैसे शुरू हुआ? अगर आप देखेंगे, वर्ल्ड वॉर 1 एक मर्डर से शुरू हुआ ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रिया प्रिंस को मारा था और फिर वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ, पूरा विश्व उसमें जकड़ गया। इसी तरह अमेरिका के ऊपर पर्ल हार्बर में अटैक हुआ 1942 में, और अमेरिका तो तब तक था ही नहीं वर्ल्ड वॉर में। उसके बाद अमेरिका कितना इसमें आएगा, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि जंग तो आप लड़ाई तो शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो कहां पहुंचेगी आप उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए भारत के सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और ये अच्छी बात है कि बताई गई कि हमें एकजुट रहना है, क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं और हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं हमको भी नहीं अभी कुछ मालूम है उसके बारे में। बहुत अहम बात आपने यहां पर रख दी। ये चर्चा आपको जी सलाम पर ही सुनने को मिलेगी। मेरे साथ इस वक्त मनीष कुमार गुप्ता मौजूद हैं, जो कि सियासी तज्जियाकार हैं। ब्रिगेडियर खजूरिया साहब को हमने स्टूडियो में मदऊ किया है, जो कि डिफेंस के एक्सपर्ट हैं। अमित रैना भाई हमारे साथ हैं, खासतौर से स्पोक पर्सन हैं रूट्स ऑफ कश्मीर नाम के एक ग्रुप के, और अनिल मिश्रा जी हैं, सीनियर सहाफ़ी के तौर पर यहाँ पर हैं, और हमारे साथ कर्नल तेज टिक्कू साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। मैं कर्नल साहब के पास था, कर्नल साहब के पास एक बार फिर आ रहा हूं, ब्रेक से पहले उनके पास था। सर, मैं इतना आपसे यहां से अब बहस की शुरुआत करता हूं। बहुत सारी आपने बात कही, हमें अभी सधे हुए कदमों से चलना है, सभी ने कहा, हमारे अनिल जी ने भी कहा, अमित जी ने भी कहा, सभी ने कहा, मनीष भाई ने भी कहा। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान के पास, एक डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे आप बताइएगा कर्नल साहब कि क्या मुतबादिल हैं, क्या विकल्प हैं? देखिए, जब पाकिस्तान की बात करते हैं, अगर उनकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कोई फैसला किया कि वो उनको भी देश की भावनाओं की इज्जत करके वो हिंदुस्तान के ऊपर कुछ न कुछ मिलिट्री एक्शन ले, क्योंकि मिलिट्री एक्शन ही ऐसा एक्शन होता है जो विजिबल होता है, जो लोगों को दिखाई देता है। नहीं तो हमने पिछले 30 साल से प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं और काफ़ी सारी लेकिन देशवासियों को के दिल में तो ये बात बैठी हुई थी कि इंडिया कुछ करने वाला नहीं है, और पाकिस्तान भी यही सोच रहा था।
तो जो आज की इंडिया की कार्रवाई है वो ऐसी है कि अगर पाकिस्तान में पब्लिक ओपिनियन को ठंडा करना है तो पाकिस्तान को एक मिलिट्री एक्शन लेना पड़ेगा जी। अब वो मिलिट्री एक्शन कैसा होगा वो हमें देखना है। उसमें कई विकल्प हैं उनके पास। देखिए उनके पास भी मिसाइल्स वगैरह हैं और ज़रूरी नहीं है कि आप पहली स्ट्राइक में न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करें, क्योंकि मिसाइल को आप किस वॉरहेड से लेस करना चाहते हैं वो अलग चीज़ है। वो आप कन्वेंशनल भी लगा सकते हैं, वो आपके आर्टिलरी का इस्तेमाल कर सकते हैं बॉर्डर एरिया में डैमेज करने के लिए। आप एयरक्राफ्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने इस्तेमाल किया वो भी कर सकते हैं। लेकिन उनकी विडंबना ये है कि यह कहाँ इस्तेमाल होगा। उनको तो इस्तेमाल करना पड़ेगा सिविलियन टारगेट्स के ऊपर या मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर। और अगर ऐसा होता है तो जंग एस्केलेट हो जाएगा। तो ये एक चीज उनको ध्यान में रखनी पड़ेगी। लेकिन ये बात भी जरूरी है कि उनको अपने देश में जो भावनाएं भड़की हुई है उनको भी ठंडा करना है। मैं एक और चीज की तरफ भी आपका ध्यान लेना चाहता हूं। देखिए आज पाकिस्तान जो है पूरे इंटरनेशनल फोरम में आइसोलेट हो चुका है जी। उनके सबसे बड़े अच्छे दोस्त हैं सऊदी अरेबिया और चाइना जी। सऊदी अरेबिया ने इंडिया में आकर, अभी प्रिंस सलमान आए थे, यहां पर $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया को एक अलग दिशा देना चाहते हैं। वो मतलब जो उन्होंने उनका रोल था इस्लामिक रेडिकलिज्म में, शायद वो वहां से पीछे हट रहे हैं। उन्होंने अभी अभी एक लेडी को पहली बार जो है अपनी कंट्री का एम्बेसडर बनाकर यूनाइटेड नेशन में भेजा। तो मुझे लगता है सलमान बिन हैदर, मोहम्मद बिन सलमान जो है क्राउन प्रिंस, पाकिस्तान के साथ उतनी दूरी तक जाएंगे जो वो अपने देश के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। जहां तक चाइना का ताल्लुक है, मैं तो कभी नहीं मानता था कि चाइना मिलिटरली इंटरवीन करेगा पाकिस्तान के बिहाफ पर, क्योंकि अगर चाइना को इंडिया के अगेंस्ट मिलिट्री एक्शन लेना था तो दोखलम ही उनके लिए बहुत काफी था। लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि चाइना और इंडिया का आपस में बॉर्डर नहीं है, हमें मानना पड़ेगा। ये तिब्बत का इंडिया के साथ बॉर्डर, तो मेनलैंड चाइना का इंडिया के साथ जंग लड़ना, बीच में तिब्बत है, हालांकि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बनाया है, लेकिन लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है वो, और वो जंग पाकिस्तान के बिना पर नहीं लड़ेंगे। अब सवाल आता है कि भाई उनकी तो इतनी सारी इन्वेस्टमेंट, $51 बिलियन का उनका इन्वेस्टमेंट CPEC में है। तो मुझे लगता है चाइना भी पाकिस्तान को यह एडवाइस करेगा, भैया आप जो है आतंकवाद को खत्म करो और मिलिट्री एक्शन ना लो, नहीं तो आप ही का नुकसान हो जाएगा। कल अगर आपने देखा होगा फॉर्मर प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ का इंटरव्यू आ रहा था जी। कुछ दिन पहले जब कुछ भी नहीं हुआ था, पुलवामा सिर्फ हुआ था, तो मुशर्रफ ने बिल्कुल सामने आकर बोला कि आप कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास तो न्यूक्लियर वेपन है। और कल के आप इंटरव्यू में देख लीजिए बिल्कुल सुर बदले हुए, बिल्कुल उल्टा, बिकॉज अब ये रियलिटी बनने लगी, सब कुछ स्वीकार कर लिया, सब कुछ। मिलिट्री एक्शन इंडिया का रियलिटी जब बन गया तब उनको पता चला अब तो असली चीज हो रही है। तो मुझे लगता है किसी न किसी, अगर पाकिस्तान, और एक फौजी के रूप में उनको समझ गए, दूरंदेशी थी, समझ में आ गई, समझ में उनके बात आ गई। तो मुझे लगता है पाकिस्तान को 10 बार सोचना पड़ेगा कोई मिलिट्री एक्शन लेने के लिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इंडिया तैयार नहीं रहेगा, इंडिया को हर प्रकार की तैयारी करनी पड़ेगी। ब्रिगेडियर खजूरिया, पाकिस्तान भी अलर्ट था, जैसा कि वो दावा करता था, कल तक करता रहा कि हम अलर्ट हैं, अगर घुसने की भी कोशिश की तो जवाब दिया जाएगा। हम घुसकर दिखा गए। लेकिन क्या वो ऐसी कोशिश करेंगे? जैसा कि टीकू साहब कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं है, हमारे बहुत भी माहिर आए, उन्होंने कहा कि इतना आसान नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर वो रिएक्ट करते हैं या ऐसे कोई भी सरप्राइज कोशिश करते हैं, तो क्या हमारा सिस्टम इस लायक, इस काबिल है कि हम एक का एक कभी भी उनको रोक सकते हैं? हाँ बिल्कुल, पानी में, हवा में, जमीन पर, बिल्कुल। ये तो सरप्राइज अटैक होगा, कोई नहीं कह सकता कहां हो। हाँ, ये हमें भी मालूम है कि उसने सरप्राइज ही करना है। पाकिस्तान की मजबूरी है कि उसको भी अपनी देश की जो आबादी है, जो लोग हैं, जनता है, उनको प्रेशर तो पड़ रहा है। जो उनके वजीर आला हैं इमरान खान साहब, उनको भी बहुत इस वक्त प्रेशर में होंगे, और दिखाना तो उन्हें ज़रूर है। पर ऐसा बात है कि हिंदुस्तान, यही उनकी एक बहुत बड़ी मुश्किल है कि हिंदुस्तान पूरी तरीके से, हर तरीके से तैयार है उनके किसी भी
अगर वो मिलिटरीली कोई एक्शन लेते हैं, मिलिट्री एक्शन लेते हैं, इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद वो मिलिट्री एक्शन ना ले। यस, एलओसी पे जो उसको एस्केलेट करेंगे, जो फायरिंग वहां होती है, वो तो आज ही शुरू हो गई, जो गन्स ज्यादा बड़ी लंबी यूज कर लेंगे और कुछ बॉर्डर एक्शन टीम्स भेजेंगे इन्फ्लिक्ट करने के लिए डैमेज। और पर ज्यादा जो मुझे लग रहा है वो है कि हमारे को इंटरनली हार्म करेंगे। वो है कि हमारे जो शहर हैं, हमारे जो ऐसे शहर हैं जहाँ के दोनों मजहब की पास हैं और वहाँ उनको आपस में भिड़ाया जा सकता है, इस तरीके का कोई ऐसा बॉम्ब या कोई वहाँ पे बम ब्लास्ट करवा के और इस तरीके से मजहबी तौर पे रॉयट्स क्रिएट करवाए जाएं। हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वहाँ उनके ऊपर हमले, ये जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं जो ये करवाए जाएं, इस तरीके के कार्रवाई मुझे ज़्यादा लगता है कि वो करेंगे। क्योंकि बाकी मेरा नहीं ख्याल कि वो इस बार जंग का, अगर वो अटैक करते हैं तो नेचुरली इंडिया पूरा तरीके से तैयार है और उसको मुंह की खानी पड़ेगी। मेरा ख्याल नहीं कि वो ऐसी कोई गलती वो इसी तरह की गिरी हुई हरकत करने की कोशिश करेंगे जैसे कि वो करते हैं। उसके लिए बहुत बुरा होगा। जी वो एक सुसाइडल एक्शन होगा और उसको भी जानता है कि फिर उसके शायद पाकिस्तान नहीं रहेगा, उसके शायद कई टुकड़े हो जाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ करेगा। मनीष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मनीष जी, सभी पहलुओं पर हम बात कर रहे हैं, ये बात भी निकल करके आई है, इसमें कोई शक नहीं। हमारे मौजूद मेहमान भी इस बात को अलग अलग तरह से कहते रहे, लेकिन ये भी सच है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति, सेना अपना काम करती है, फोर्स हमेशा से करती रही है, कोई नई बात नहीं है, वो करेंगी आगे भी। लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति कहीं ना कहीं मौजूदा जो भी हो, वो कहीं ना कहीं उनका मनोबल बढ़ाती है और कहीं ना कहीं बड़े काम को अंजाम देने में उनकी बड़ी मदद करती है। इसको किस तरीके से देखें मौजूदा दौर में, मौजूदा हुकूमत के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी काम में निर्णय का लेना, डिसीजन मेकिंग। हमारी आर्मी आज भी वही थी और कल भी वही थी। आज हमारी जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो इस समय सरकार पावर में है, उनके पास वो राजनीतिक इच्छा शक्ति है कि वो दुश्मन को उसकी भाषा में जवाब दे सके। जैसे ही ये इच्छा शक्ति देश में नजर आई, आर्मी को जब फ्री हैंड मिला, तो आप देखिए पिछले 4 साल में कितने आतंकवादियों का सफाया कश्मीर में कर दिया गया। लेकिन अब मैं इस बात से थोड़ा सा अलग आता हूं, राजनीतिक इच्छा शक्ति पहले के लोगों में भी नहीं थी। आज अगर हम जब एग्जाम देने जाते हैं तो हम सोचते हैं हमारे को कौन सा चैप्टर कमजोर है, कहां हम कमजोर रह गए, वहां एकदम से याद आने लगता है। तो आज हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि हमारे देश की सेना को और एडवांस बनाने में क्या डिसीजन ऐसे थे जो टाइम से नहीं लिए गए। अगर वो डिसीजन टाइम से ले लिए गए होते तो आज हमारा मनोबल कितना बढ़ गया होता। आज जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे हैं कि पाकिस्तान भी रिटेलिएट कर सकता है, चाहे उसे मुंह की खानी पड़े। लेकिन अगर हमारी सेना अच्छे हथियार और ले चुकी होती, रफाइल भी खरीद चुकी होती और उसके बाद अच्छी गन्स और मिसाइल होती, तो आज हम इतनी पावरफुल पोजीशन में होते कि पाकिस्तान की इतनी हिम्मत ही ना होती कि वो ऐसे अटैक कर पाए। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। जो पहले हमारा ढुलमुल रवैया था, अब वो एकाग्र रवैया हो गया है। और ये तो हम जानते ही हैं कि चुनाव आसन्न है और कश्मीर का मुद्दा राम मंदिर जैसे मुद्दों का 10 गुना भारी है, जहां पूरे देश का सेंटीमेंट देश को एक एकता के सूत्र में जोड़ रहा है। आप देखें, इस समय सब धर्म जाति का भेद मिट गया है, सब लोग मिलकर खुशी मना रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख या ईसाई हो। तो ये एकता का मुद्दा है। और अगर इस समय पहले की जो हमारी सरकार है उन्होंने भी इतनी ही स्ट्रांग इच्छा शक्ति दिखाई होती तो हमारा देश पहले से ज्यादा मजबूत होता। बहुत अहम बात अमित रैना, लेकिन इंटरनल जो एनिमीज हैं उनको भी पहचानना ही पड़ेगा और वो पूरे समाज के लिए जरूरी है। कैसे उन पर नजर रखें, कैसे उनसे मुकाबला करें। बाहरी शत्रुओं से तो फौज मुकाबला कर ही रही है, कर लेगी, करती रहेगी, लेकिन इंटरनल एनिमीज को कैसे संभालें? देखिए, बिल्कुल हमें इंटरनल एनिमीज आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, हमें अपना अंदर का एसओपी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। पुलवामा अटैक ठीक है जैश ने किया, मगर आरडीएक्स आया कहाँ से, इंडिया में कौन कौन इन्वॉल्व था, और जो लैप्सेस जेकेपी से हुए उसको लेकर हेड्स रोल क्यों नहीं हुए। हमें अपनी अकाउंटेबिलिटी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान अपना प्रॉक्सी वॉर करता रहेगा। आज हम खैर एक शुरुआत हुई है, कल रात को एनआईए ने रेड्स करी हैं टॉप सेपरेटिस्ट के घरों पे, गिलानी, यासीन मलिक, मीरवाइज के घर पे इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, अरेस्ट हुए हैं लोग। तो मुझे लगता है कि अब हर डायरेक्शन में एक्शन होगा और हमें बाकी एनिमीज भी आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि कौन कौन इनको सपोर्ट कर रहे हैं।
जहां तक बात है कि पाकिस्तान क्या क्या कर सकता है, देखिए पाकिस्तान एक पागल मुल्क है और वो वैसा मुल्क है कि वो हिंदुस्तान को नीचा दिखाने के लिए अपने आप को नस्तानाबूद करने से नहीं हिचकिचाएगा। तो हमें उस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर हम सोचते हैं वो कुछ नहीं करेगा, लॉजिकली नहीं करना चाहिए, लॉजिकली बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मगर जो देश आप पे 4 बार अटैक कर चुका है, 4 बार हार चुका है, उसके बाद भी ये सब करने को तैयार है, तो एक पागल देश है। मगर अगर वो कुछ नहीं करते हैं तो एक चीज हमें बड़ा ही क्लियर रहना चाहिए, और ये कश्मीर में होगा, एस्केलेशन कश्मीर में होंगी और आतंकवादी आएंगे। वो जो आज अगर लेवल 5 पे चल रही है उनकी कश्मीर इन्वॉल्वमेंट, वो लेवल 10 तक जाएगी, क्योंकि वो इन्फ्लिक्ट करेंगे मोर डैमेज को, और हमें वहां सबसे ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। पुलवामा जैसे अटैक की प्लानिंग होगी। 100 से ज्यादा ट्रुप्स भेज दिए गए हैं। शायद ये बहुत सारी कोशिश थी जो ये होने जा रहा था कि ये इस तरह से रिएक्ट हो सकता है, इसलिए ये पहले ही इंतजाम कर लिए गए थे। हालांकि इंतजामिया ने बताया था कि इलेक्शन कराने के मद्देनजर हम भेज रहे हैं, लेकिन बहुत सारी स्ट्रेटेजी होती है, हिकमत अमली होती है, जो सीधे तौर पर इसका इंकशाफ या खुलासा नहीं किया जाता। तो वो भी एक बड़ी वजह रही होगी। रहिए जी सलाम के साथ।